आज जो हम बात करेंगे वो बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे और बैंक्स क्या होते हैं, बैंक से रिलेटेड जो अलग अलग टॉपिक हैं, बैंक का फंक्शन किस तरीके से वो काम करता है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 9th लेक्चर है हमारा और हम आज लेकर चल रहे हैं बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है, चलो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आखिर ये बैंक होते क्या है, या किस इंस्टीट्यूशन को आप बैंक बोलते हो। ठीक है, किसको आप बैंक बोलते हो, आपके लिए ये पहले जानना जरूरी है, क्योंकि बैंकिंग अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको आप बैंक बोल रहे हो। तो दो चीज़ें याद रखनी है आपको। एक, बैंक्स ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशन जो क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, राइट, और साथ में करते हैं फाइनेंस। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट करते हैं और डिपॉजिट के साथ में क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं, उन इंस्टीट्यूशन को आप क्या बोल देते हो, बैंक। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सर कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हैं जो डिपॉजिट कर रहे हैं, है ना, जो एफडी खोल रहे हैं, जो आपका आरडी वगैरह कर रहे हैं, लेकिन और फाइनेंस भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों? तो मैंने ये बोला कि डिपॉजिट करना और फाइनेंस करने वाले इंस्टीट्यूशन को आप क्या बोल दोगे, बैंक बोलोगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे डिपॉजिट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टर्म डिपॉजिट, राइट। तो जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसका मतलब ये होता है कि आप डिमांड के अकॉर्डिंग, जब आपकी इच्छा हुई तो आपने क्या कर दिया, पैसा डिपॉजिट कर दिया, और डिमांड के अकॉर्डिंग ही आप विड्रॉल कर लिए। जैसे कि आपके पास में जो सेविंग अकाउंट है ना, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आपके पास में जो सेविंग अकाउंट है, ठीक है, आपके पास में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो जो फर्म का करेंट अकाउंट है, ये सब डिमांड डिपॉजिट की कैटेगरी में आते हैं। और टर्म डिपॉजिट, टर्म का मतलब हो जाता है टाइम, राइट। तो जहाँ पर टाइम ड्यूरेशन का आप बात आ जाए, जहाँ पर ये आ जाए कि आपका ये जो डिपॉजिट है इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए रहेगा, वहाँ पर क्या बोल दिया जाएगा, वहाँ बोला जाएगा कि टर्म डिपॉजिट है। जैसे कि पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जैसे कि आप एफडी कराते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, आप आरडी कराते हो, रिकरिंग डिपॉजिट करते हो। तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो समझ में ये आ रही हैं कि सर बैंक जो होगा वो ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जो डिमांड डिपॉजिट भी करे और जो टर्म डिपॉजिट भी करे। इट मीन्स कि वो ओवरऑल डिपॉजिट का फंक्शन परफॉर्म करे और फाइनेंस भी करे, तब आप किसी इंस्टीट्यूशन को बैंक बोलोगे। जिन इंस्टीट्यूशन को आप जानते हैं कि वो डिपॉजिट कर रहे हैं और फाइनेंस कर रहे हैं, उसके बावजूद वो एनबीएफसी कहला रहे हैं, तो वहाँ पर उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ क्या कर रहे होंगे, वो सिर्फ टर्म डिपॉजिट कर रहे होंगे और वो फाइनेंस कर रहे होंगे, वो डिमांड डिपॉजिट नहीं कर रहे होंगे, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर बैंक होने के लिए तीन कंडीशन जरूरी है ना। कौन कौन सी तीन कंडीशन? कि आप डिमांड डिपॉजिट भी करोगे, है ना। कौन कौन सी तीन कंडीशन? तो वहाँ पर बैंक होने के लिए ज़रूरी है आप डिमांड डिपॉजिट भी करो, आप टर्म डिपॉजिट भी करो और आप फाइनेंस भी करो। तो जब तीन चीज़ें होती हैं, क्या, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट और फाइनेंस किया जाता है। तो डिपॉजिट और फाइनेंस अगर आप बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन डिपॉजिट में ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों डिपॉजिट। तो जब ये तीन चीज़ें होती हैं तब वैसे इंस्टीट्यूशन को आप क्या बोल देते हो, आप बोलते हो कि ये बैंक है, राइट। और बैंक जो होते हैं और एनबीएफसी, एनबीएफसी जो मेनली आप देख रहे हो ना, या आप जानते हैं कि सर वो डिपॉजिट कर रहा है, टर्म डिपॉजिट और फाइनेंस, तो वो एनबीएफसी को हम एक नाम देते हैं जिनको हम बोल देते हैं शैडो बैंक, राइट। तो शैडो बैंक क्या होता है? शैडो बैंक बैंक की तरह काम करते हैं लेकिन बैंक नहीं होते। तो परछाई की तरह है लेकिन सेम टू सेम एज इट इज चीज़ें जो है वो नहीं है ना, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, शैडो बैंक। तो बैंक जो है उनके लिए जरूरी क्या है, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट एंड फाइनेंस, राइट। तो ये तीन फंक्शन जो भी इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करता है उस इंस्टीट्यूशन को आप क्या बोल देते हैं, आप उसको बोलते हैं बैंक, राइट। तो इतनी चीज़ है। अब हम बैंकिंग सिस्टम में आगे चलते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, कैसे क्या। आप ये इतनी बात आपको, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आप पढ़ लियो हो ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी के पढ़ने के कारण आपको इतनी बात का आइडिया लग गया है कि मार्केट में जो मनी का फ्लो हो रहा है
राइट। मार्केट में जो मनी का फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो बैंकिंग सिस्टम के जरिए हो रहा है। अब बैंकिंग सिस्टम के जरिए मार्केट में मनी का फ्लो जब देखने को मिल रहा है तो ये तो क्लियर हो गया कि यार इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल है इसका। क्योंकि अगर ये बैंक बैंकरप्ट हो गए या बैंक लॉस में जाने लगे तो फिर समस्या आना मतलब गारंटी ही है, ऐसा समझ लीजिए कि ये डूबा तो इकोनॉमी जो है वो डूब जाएगी, राइट। जैसे रिसेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में ही आप देख सकते हो, जो लेहमन ब्रदर्स से चीज़ें स्टार्ट हुई थी 2007-8 के ड्यूरेशन में यूएसए में, तो वहाँ पर चीज़ें जो है वो कैसे, तो वहाँ का जो पूरा एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम था वो डूबा और उसके कारण से चीज़ें जो हैं वो धीरे 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 लॉस में जाती गई और रिसेशन तक पहुँची, राइट। तो इसलिए बैंकिंग सिस्टम का स्टेबल कंडीशन में होना ज़रूरी है, इनके पास पैसा होना ज़रूरी है, इनका फाइनेंस करना ज़रूरी है, इनका इनमें डिपॉजिट होना भी ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि आखिर किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे अपेक्स अथॉरिटी है वो कौन सी है, वो है आरबीआई, है ना। इंडिया में बैंकिंग सिस्टम में जो सबसे अपेक्स अथॉरिटी है वो कौन सी है, वो है आरबीआई। और इंडिया में बैंक से रिलेटेड जो भी रूल बनेंगे, नए बैंक खुलेंगे, बैंक में क्या नियम काम करेगा, है ना, कितने बैंकों के अधिकार होंगे, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कौन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो ये चीज क्लियर हो गई कि सर बैंकिंग सेक्टर में जो अपेक्स अथॉरिटी है वो कौन सी है, वो है आरबीआई। यही बैंक ओपन करने के लिए लाइसेंस भी देगा, है ना, और जो बैंक फंक्शन परफॉर्म करे उनको रेगुलेट करने का काम भी इंडिया में कौन करेगा, यही आरबीआई करेगी। तो ये है क्या, ये आरबीआई जो है ये इंडिया की सेंट्रल बैंक है। बात समझ में आ रही है, ये क्या है, ये इंडिया की सेंट्रल बैंक है ना। और ये सेंट्रल बैंक क्या करती है, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करके चल रही है, राइट। ये इसका मेन ऑफिस है, यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं, व्यक्ति हैं, और ये लोगो आप जानते होंगे, देखे होंगे कई बार, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक का, राइट। चलिए देखते हैं कि आखिर किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, क्या है ना। तो जब मैं आरबीआई की बात करता हूं तो आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक एक्ट पास किया गया था, कब, एक एक्ट पास किया गया था 1934 में, ठीक है। एक एक्ट पास किया गया कब, 1934 में, और उस एक्ट को बोला गया आरबीआई एक्ट 1934। उस आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में क्या किया गया, 1 अप्रैल 1935 को एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम था आरबीआई। तो 1 अप्रैल 1935 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद ये चीज़ें समझ में आई कि इसको क्या करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के अंडर में लाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो 1934 एक्ट के अंडर में, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में 1 अप्रैल 1935 को जिस इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, उस इंस्टीट्यूशन को 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज्ड कर दिया गया और उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन, है ना। तो ये दिन ऐसा था जिस दिन आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। तो नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई हुआ 1 जनवरी 1949। अब ये नेशनलाइजेशन की प्रोसेस है क्या, तो जब भी प्राइवेट चीजों को, है ना, सरकार क्या करे, गवर्नमेंट अपने अंडर में लेकर आए, है ना, तो उन चीजों को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण या आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। अब जब आरबीआई की स्थापना की गई तो उससे रिलेटेड एक कमीशन था, एक आयोग काम कर रहा था जिसने रिकमेंडेशन दी थी। उस आयोग का नाम था हिल्टन यंग कमीशन, राइट। याद रखिएगा, नाम था आयोग का हिल्टन यंग कमीशन। इसके फर्स्ट गवर्नर जो थे ब्रिटिश टाइम ड्यूरेशन पर, है ना, 1947 के पहले की बात है, तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें दिखना तो जायज़ की बात है ना। तो इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबर्न स्मिथ, इनको बोला जाता था सर ऑसबर्न स्मिथ, राइट। और इसका जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। वर्तमान की अगर मैं बात करता हूँ, करंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो करंट में जो इसके गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है।
इसके अलावा इसमें 4 डिप्यूटी गवर्नर भी होते हैं, और करंट में जो ये 4 डिप्यूटी गवर्नर हैं उनमें से पहले हैं M.K. जैन, दूसरा है डॉक्टर M.D. पात्रा, तीसरे हैं M.R. राव और चौथा है T. रविशंकर, राइट। तो यहाँ पर आरबीआई का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जहां पर चीजें कैसी दिखाई देती हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं तो आरबीआई एक्ट 1934 का एक एक्ट पास हुआ, जिस एक्ट के अंडर में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग सेक्टर में पूरे तरीके से अपेक्स अथॉरिटी के फॉर्म में काम करेगा। इसको गवर्नमेंट के अंडर में लाया गया 1949 में, तो इसको हमने बोल दिया नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। इससे रिलेटेड एक कमीशन काम करता है जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। इसके फर्स्ट गवर्नर की अगर हम बात करें तो ये आते हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर अगर आपसे पूछे तो आप बोलिए सीडी देशमुख, और करंट गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास। इसके अलावा इसमें 4 डिप्यूटी गवर्नर भी होते हैं। पहले हैं करंट में, अगर मैं बात करूं कौन है चारों, तो पहले हैं M.K. जैन, डॉक्टर M.D. पात्रा, डॉक्टर M.R. राव, T. रविशंकर। यही चीज मैंने आपको कहाँ बताया था, जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी आपको पढ़ा रहा था, तो उस टाइम ड्यूरेशन में मैंने क्या बोला था कि 3 मेंबर कहाँ से होंगे, आरबीआई से, और 3 मेंबर कहाँ से होंगे, गवर्नमेंट के साइड से। तो ये 3 मेंबर कौन होंगे, एक तो ये होंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी में करंट में आरबीआई के साइड से अगर हम बात करें तो कौन है, शक्तिकांत दास, और इन चारों में से किसी को भी यहाँ से सदस्य लिया जा सकता है टाइम टू टाइम, राइट। तो यहाँ तक इतनी चीजें आपको आरबीआई का स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आरबीआई के फंक्शन की, कि आरबीआई जो है वो कौन कौन से फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, आरबीआई किस प्रकार से काम करता है इंडिया में, तो यहाँ पर मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई अगर हम देखें तो आपको इस प्रकार से चीजें देखने को मिल जाएंगी कि पहला काम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को तो आपने डिटेल में पढ़ लिया है ना। मॉनेटरी पॉलिसी तो आपने जब इन्फ्लेशन पढ़ा था तो उस टाइम ड्यूरेशन पर मैंने आपको बता ही दिया था कि मार्केट की लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए, ताकि इकोनॉमी जो है वो बैलेंस सिचुएशन में बनी रहे, इसके लिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। उसके लिए इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है जो पॉलिसी बनाती है, वो क्या कौन सी पॉलिसी होती है, वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या काम होता है, तो दूसरा काम होता है बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड बैंक, ठीक। तो बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड बैंक, तो अगर हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो हम कहाँ जाते हैं, बैंक के पास में। बैंक को फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो कहाँ जाएगी, वो जाएगी आरबीआई के पास में। तो आरबीआई गवर्नमेंट और बैंक के लिए क्या करता है, एक एज अ बैंक परफॉर्म करता है, राइट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो है वो क्या है, यहाँ पर नोट प्रिंटिंग। आपके पास में जो रुपया है, मेरे पास में जो रुपया है, हमारे पास में जो चीजें चल रही हैं, राइट, तो वो जो नोट है वो कैसे प्रिंट हो रही है, क्या बस जब मन हुआ तब मशीन चलाई और नोट प्रिंट कर दिया, ऐसी सिचुएशन होती है क्या, नहीं। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म अपनाया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो तीसरा और इम्पॉर्टेंट काम जो है वो क्या करती है आरबीआई, वो करती है नोट प्रिंटिंग का। और चौथा इंपॉर्टेंट काम जो है वो करती है आरबीआई, मेंटेन एक्सचेंज रेट। आप देखो तो $1 के कंपेयर में अगर मैं बोलूं तो अभी अप्रोक्सीमेट 82 रुपीज है ना, ठीक। तो इसके कारण से आपका जो इंपोर्ट है वो काफी महंगा है। एक्सपोर्ट पर तो ठीक है कि चलो चीजें सस्ती हो जाएंगी, सारी चीजें है ना, कि $1 में 82 रुपए के बराबर का सामान जो है वो बाहर वालों को मिल जाएगा। लेकिन हमको जब खरीदना होगा तो $1 के बराबर सामान इंटरनेशनल मार्केट में खरीदने के लिए 82 रुपीज खर्च करना पड़ेगा। तो ये समस्या है, तो उसके लिए आरबीआई क्या करती है, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने की कोशिश करती है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट। तो आरबीआई की अगर हम फंक्शन की बात करें तो आरबीआई के जो 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसमें पहला आता है मॉनेटरी पॉलिसी, आपने डिटेल में पढ़ा है। बैंकर ऑफ द बैंक एंड गवर्नमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट, नोट प्रिंटिंग और मेंटेन एक्सचेंज रेट। एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। अब मैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अगर बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको ये पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है क्या, मार्केट में लिक्विडिटी का रेगुलेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तरलता का नियंत्रण करना है, ये तो पहली चीज है कि क्या करोगे आप, तरलता का नियंत्रण।
दूसरा अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो फिर क्या हो सकता है, तो बोले कि लिक्विडिटी का रेगुलेशन करना है लेकिन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की बैलेंस सिचुएशन भी बनाना है। और बैलेंस सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा हुआ है बैलेंस सिचुएशन, तो क्या बोलेंगे बैलेंस सिचुएशन, तो यहाँ पर उर्जित पटेल कमेटी ने 4+2 - 2 वाला कॉन्सेप्ट आप याद करिए। तो 2% 6% का पैरामीटर, ठीक है, ये स्थिति। तो इन सारी चीजों को करने के लिए आरबीआई के पास में दो टूल है, ठीक है। कौन कौन से दो टूल, तो एक को आप बोल देते हो ट्रेडिशनल परंपरागत, और एक को आप बोल देते हो नॉन ट्रेडिशनल, है ना। तो ये ट्रेडिशनल टूल और ये आ गया नॉन ट्रेडिशनल टूल। अब ट्रेडिशनल टूल में आपने क्या देखा था, आपने देखा था ट्रेडिशनल टूल में क्वांटिटेटिव एंड नॉन एंड क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा था, मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा था, क्वालिटेटिव, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा था। उसके बाद इधर क्या देख रहे थे आप, इधर नॉन ट्रेडिशनल में आपने तीन टूल देखे थे, हेलीकॉप्टर ड्रॉप, हेलीकॉप्टर हुवर एंड नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, है ना। तो ये चीजें आपने देखी थी। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके लिक्विडिटी को रेगुलेट करना है ताकि मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो है वो नॉर्मल सिचुएशन पे बना रहे, राइट। तो इतनी चीजें जो है वो आपने देख ली थी। अब अगर मैं बात करूं मॉनेटरी पॉलिसी, तो क्योंकि आपने डिटेल में पढ़ी हुई है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर दोबारा वही चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पिछली क्लास जाके देखो, वहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ बोल रहा है मॉनेटरी पॉलिसी, तो पहला काम जो है वो क्या था, आपने यहाँ पर देख लिया कि पहला काम क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, ठीक है। इसकी सारी डिटेल आपको एक पिछली जो क्लासेस ले देखेंगे आप, लेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला जो है वो सेकंड क्या बोल रहा है, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट एंड बैंक्स ना। तो यहाँ पर देखिए कि सरकार को अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट को अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो कहाँ जा रही, सरकार को अगर फंड की रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो क्या कर रही है, वो जा रही है आरबीआई के पास में, और आरबीआई से क्या बोल रही है कि देखो हमको पैसा चाहिए, ये लोन है, लोन हमको चाहिए, यहाँ से पैसा मिल गया। बैंक जो है अगर उनको फंड की रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आरबीआई के पास में, वो आरबीआई से लोन ले रहे हैं। जब उनको लोन मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट तो अपना एक्सपेंडिचर करती है, सरकार तो खर्च करती है। अब खर्च किस फॉर्म में, तो या तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर ले और या फिर वो वेलफेयर कर ले, है ना। एक ये अच्छी तरीका है। और बैंक क्या करते हैं, बैंक करते हैं उसको फाइनेंस। अब उस फाइनेंस वाले हिस्से से क्या चीजें देखने को मिलेंगी कि बैंक जब फाइनेंस कर देगा तो फाइनेंस से जो लोन दिया गया है उससे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट वाला हिस्सा उसका प्रॉफिट, तो वहां से जो पैसा आएगा उसका अपना प्रॉफिट काट कर वो यहाँ से इसको इंटरेस्ट दे देगी, और गवर्नमेंट जो है वो भी अपने लिए गए लोन पर इंटरेस्ट देगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये बैंक के फॉर्म में ही काम हो रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि आरबीआई जो है ना, आरबीआई क्या है, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंक्स के लिए, शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए किस प्रकार से काम करता है, वो एज अ बैंकर काम करता है, राइट। तो यहाँ पर चीजें जो है वो आपको इस तरीके से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसका जो तीसरा वर्क है वो क्या है, नोट प्रिंटिंग। अब मैं अगर नोट प्रिंटिंग की बात करता हूं तो आपको ये पीछे नोट दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। कभी सोचा है कि किस तरीके से नोट प्रिंट होगी, क्या होगा, तो यहाँ पर ये 500 और 1000 के, है ना, सारे नए नोट ही हैं। इधर नीचे जरूर आप पुराने ये नोटबंदी में चले गए थे, ठीक है। तो ऐसी कुछ मशीन होती है, ठीक है। मशीन और किस तरीके से काम होगा, कैसे होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म, ठीक, कि आप किस तरीके से नोट प्रिंटिंग कर सकते हो, किस तरीके से ये जो नोट, ये कागज आपको दिखाई दे रहा है, ये किस तरीके से प्रिंट, क्या ऐसा होगा कि जब इच्छा हुई तब प्रिंट कर दिया, हाँ, जब मतलब जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनको ये लग रहा है कि यार चलो ठीक है अभी
प्रिंट करने की ज़रूरत है, ऐसा है कि थोड़े पैसे की ज़रूरत है, तो वो गए और मशीन चालू किए और नोट प्रिंटिंग हो गई। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर वो मैकेनिज्म जो बना है उसके आधार पर प्रिंटिंग होगी। तो जो मैकेनिज्म है नोट प्रिंटिंग का वो क्या है, तो वो नोट प्रिंटिंग का जो मैकेनिज्म है दो फॉर्म में काम करता है वो, ठीक। एक मैकेनिज्म होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ठीक है। इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और दूसरा सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, या इसको बोला जाता है समानुपातिक आरक्षित प्रणाली, राइट। तो यहाँ पर चीजें किस तरीके से दिखाई दे रही है कि जो नोट प्रिंटिंग के लिए मैकेनिज्म है ना वो कैसे काम करेंगे, वो काम करेंगे अलग अलग तरीके से। तो एक मैकेनिज्म को बोला जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम और दूसरा जो है वो है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो इतनी बात याद रखेंगे कि नोट प्रिंटिंग में जो एमआरएस सिस्टम कहलाता है, जो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली या मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहलाता है, वो इंडिया में एप्लीकेबल है। तो इंडिया में नोट प्रिंटिंग के लिए हम जिस प्रणाली का प्रयोग करते हैं वो कौन सी है, वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये काम किस प्रकार से करती है, कैसे इसमें नोट प्रिंट होंगे, वो भी देख लीजिए। तो जब हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है गोल्ड, है ना। और यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये डॉलर, पाउंड, यूरो जैसी चीजें जो है वो आपको दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बोल रहा है क्या है, नाम पहले देखो क्या है इसका, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है तो ये चीज क्लियर हो गई कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो मिनिमम रिजर्व रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मिनिमम रिजर्व रखना पड़ेगा। कितना मिनिमम रिजर्व रखना है, तो यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है इक्वल टू ₹200 करोड़, 200 करोड़ रुपए के बराबर का आपको रिजर्व रखना है। याद रखना 200 करोड़ रुपए के बराबर, मतलब 200 करोड़ रुपए नहीं रखना है, उसके बराबर के अमाउंट में कुछ चीजें जो है वो रिजर्व रखनी है। तो क्या रिजर्व होगा, तो ये रिजर्व होगा एक गोल्ड और दूसरा रिजर्व होगा हार्ड करेंसी, ठीक है। तो 200 करोड़ के बराबर का अमाउंट में आपको गोल्ड और हार्ड करेंसी जो है वो रिजर्व रखनी है। सर कितना रिजर्व रखना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा, तो ये नियम ही फिक्स है ना, ये पहले से डिसाइडेड कि कितना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर चीजें आपको किस तरीके से दिखाई देंगी। तो बोल रहा है कि 115 करोड़ रुपए के बराबर आप क्या रख लो, आप रख लो गोल्ड, और 85 करोड़ के बराबर आप क्या रख लो, आप रख लो हार्ड करेंसी, ठीक है। 115 करोड़ के बराबर आप क्या रखिए, आप गोल्ड रख लीजिए, और 85 करोड़ के बराबर आप क्या रखिए, आप रखिए हार्ड करेंसी। बोले ठीक है, 115 करोड़ के बराबर ये गोल्ड बिस्किट है, इस बिस्किट को कर लिया रिजर्व। दूसरी तरफ आता है हार्ड करेंसी। तो पहले तो ये समझो कि सर हार्ड करेंसी क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया में अगर आपको कोई सामान चाहिए ना, लाइक अगर आपको मान लीजिए कि ये वाटर बॉटल चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अपने जेब से रुपये निकालते हो, ठीक है, आप गांधी जी वाला रुपया निकालते हो और उसको दुकान वाले को देते हो, शॉपकीपर को देते हो, और वहाँ से आपको प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है, राइट। लेकिन जब आप इंडिया के बाहर जाते हो तो कुछ कंट्री को छोड़कर, है ना, और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो वहाँ जब आप देखोगे तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो किस प्रकार से आपको दिखेंगी कि भाई रुपए के फॉर्म में आप परचेजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर मैं तीसरी कैटेगरी बोलूँ तो जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया में रहकर ही आप चाइना से किसी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो, तो यहाँ पर तो रुपया नहीं चलने वाला है ना। या इंडिया में रहकर आप मान लीजिए सिंगापुर के साथ में काफ़ी ट्रेड है, तो सिंगापुर से आप कुछ परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पर भी रुपया नहीं चलने वाला है। तो फिर क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट सभी कंट्री कुछ करेंसी और बिजनेस करने के लिए कुछ करेंसी, कुछ कंट्री की करेंसी और गोल्ड को एक्सेप्ट करती हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेडिंग होगी, है ना, वो किस फॉर्म में होगी, वो कुछ पर्टिकुलर करेंसी के फॉर्म में होगी या फिर वो कुछ गोल्ड के फॉर्म में होगी। अब ये पर्टिकुलर करेंसी क्या है, तो जिन करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में सभी कंट्री के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है वही कहलाती हैं हार्ड करेंसी,
राइट। इनके अलावा जितनी भी करेंसी होंगी किसी भी कंट्री की, चाहे इंडिया की हो, वो कहलाएगी सॉफ्ट करेंसी, राइट। अब करेंसी के अलग अलग टाइप है, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझो कि इंटरनेशनल मार्केट में जो सभी कंट्री एक्सेप्ट कर रही हैं उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है हार्ड करेंसी, ठीक है। अब ये हार्ड करेंसी में कौन कौन सी, तो यहाँ पर देखिए यूएस डॉलर, यूरो, येन और पाउंड। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कितनी चीजें, 4 करेंसी, यूएस डॉलर, यूरो, येन, पाउंड को इसमें शामिल किया गया है। और अब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि सर अगर हमको इंडिया के बाहर से किसी कंट्री से इंपोर्ट करना है तो उसके लिए या तो हम इस गोल्ड में चीजों को कर सकते हैं, है ना, और या फिर हम इस हार्ड करेंसी में कर सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हर कंट्री का अपना एक फॉरेन रिजर्व होता है जिसको आप फॉरेक्स के नाम से जानते हो। अब इस फॉरेक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, तो यहाँ पर स्टोर रहता है यूरो, यूएसडी, येन, पाउंड एंड गोल्ड। तो किसी भी कंट्री का जो फॉरेक्स होता है उसमें हार्ड करेंसी और गोल्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर अब क्या जरूरत है कि अब नोट प्रिंटिंग के लिए क्या करना है, तो वहां पर 115 करोड़ के बराबर गोल्ड और 85 करोड़ के बराबर 85 करोड़ के बराबर क्या रखना है, हार्ड करेंसी रखना है। अब इतनी रिजर्व रखने के बाद में क्या हम नोट प्रिंटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं,